किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही, इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध। इस किताब को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा की समूची विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है। पुस्तक में कही गई बातें संगठन के अपने विचार हैं। तथ्य और संदर्भ भी वही हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है। सुनिए इस पुस्तक की 5वीं कड़ी। आरएसएस की संस्कृति का सच। आरएसएस हमेशा अपनी बात भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का नाम लेकर शुरू करता है। लोगों के बीच ऐसे तथाकथित शुद्धतावाद का प्रचार करता है जो न तो भारत में कहीं था और न आज ही है। इसकी सभ्यता और संस्कृति भारत की नहीं अपितु संघ की अपनी कल्पित और कट्टर बांटने वाली है। एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि चाहे प्राचीन काल हो या आज का समय, इतने बड़े देश में लोगों के अलग अलग रीति रिवाज रहे हैं, लोगों की अलग अलग भाषा रही है, लोगों के अलग अलग मूल्य मान्यताएं रहे हैं तथा अनेक धर्मों के मानने वालों के बीच उनके धार्मिक दृष्टिकोण भी अलग अलग रहे हैं। ऐसे में भाजपा तथा संघ पूरे भारत की एक संस्कृति की जो बात करता है वो एक कल्पित वर्चस्वशाली विचार से अधिक कुछ नहीं है। भारत में प्राचीन काल में भी कोई एक सनातन धर्म ही रहा हो ऐसा नहीं है। इसी देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पैदा हुए और बढ़े, जिनमें दुनिया को देखने की दूसरी दृष्टि थी। इसी देश में चारवाकों ने ये बात कही कि दुनिया मोह माया नहीं बल्कि सच्ची है और हमारे दुख के कारण इसी सामाजिक भौतिक जगत में है। इसी देश में कपिल और कणाद नामक दार्शनिक हुए जो संख्या और परमाणु के सिद्धांत के आधार पर दुनिया को समझने की बात करते थे। प्राचीन समय से जिस एक भाषा संस्कृति के होने की बात आरएसएस करता है वो एक झूठ है। भाषा वैज्ञानिक बताते हैं कि भारत में आर्यों के आने से पहले हड़प्पा सभ्यता की लिपि अलग थी जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल मलयालम उतनी ही पुरानी है जितनी संस्कृति। भारत बहुभाषाई समाज रहा है और आज भी है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीयों का दृष्टिकोण भाषा को लेकर कट्टर रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अलग अलग भाषा भाषी समूह, चाहे वो आदिवासी समाज हो या कोई अन्य, उनकी अपनी भाषाएं उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम रही। संस्कृत भाषा श्रेष्ठता की संघी मनोग्रंथि का प्रचार उतना सांस्कृतिक है नहीं जितना ये दिखाई देता है। ये निहायत ही राजनीतिक है। संघ की राजनीति का अंग कट्टरता की राजनीति है। एक आम इंसान अपनी बोलचाल में ये बात करता है और समझता है कि भारत में एक गंगा जमुनी संस्कृति है। आखिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत के विशाल विस्तार में अलग अलग संस्कृतियां मिली जुली हैं। क्या कश्मीर में रहने वाले लोगों का खान पान, पहनावा, बोल, भाषा और उत्सव त्योहार वही हैं जो केरल और तमिलनाडु के लोगों के हैं? क्या गुजरात की भाषा, रीति रिवाज, त्योहार और रहन सहन वैसा है जैसा कि असम और मणिपुर में रहने वाले लोगों का है? नहीं। सुदूर छोरों को तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी भाषा, त्योहार, रहन सहन का काफी अंतर है। उत्तर भारत में मामा या मौसी के बेटे बेटियां आपस में नहीं ब्याहे जाते, जबकि आंध्र प्रदेश में इनका आपस में विवाह हो सकता है। यहाँ तक कि एक ही धर्म को मानने वालों के भी मिथकों और त्योहारों में असमानता है और कई बार तो वे एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। उत्तर भारत में हिंदू धर्म के मिथक में राजा बलि को एक दानव बताया जाता है, जबकि केरल में इनकी पूजा की जाती है। भारत में 300 से अधिक रामायण हैं और उनमें अलग अलग कथा कहानियां और मिथक हैं। यहाँ तक कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों में मांस खाने को लेकर अलग मान्यताएं हैं, जबकि बंगाल और मिथिला के ब्राह्मणों में अलग। इसी देश में शाक्त उपासक भी हैं और शैव उपासक भी। योगियों की अलग अलग मंडलियां हैं तो संतों की एक लंबी परंपरा। इसी देश में सिखों का अलग धर्म है। इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है और उनमें भी कोई एक इस्लाम नहीं है। सूफी भी है, शिया भी है और सुन्नी भी। इन सारी विविधता को हिंदू संस्कृति के नाम पर उन्माद फैलाकर संघ एक करना चाहता है और एक बताता है।
जो एक बड़ा झूठ है। जरा सोचें, बात बात में हमारे समाज में अलग अलग समय पर पूजा और कर्मकांडों की विधि के अलग होने का प्रमाण इससे नहीं मिल जाता है कि जब कोई कहता है कि उसके यहाँ तो इसे दूसरी विधि से किया जाता है। इसी देश में हिंदुओं में ही पूजा में बलि देने की परंपरा भी है और ऐसी परंपरा भी है जो इसके बिल्कुल खिलाफ है। कामाख्या मंदिर में बलि की प्रथा है तो इसी देश में वैष्णव भी है। ये आरएसएस जो कलाकारों के चित्रों और मूर्तियों को कम वस्त्र या बिना वस्त्रों के दिखाने पर कलाकारों को मारने, उनके चित्रों को जलाने का उपक्रम करता है, क्या उसे भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की कोई भी जानकारी है? बौद्ध काल से लेकर आज तक और अशोक से लेकर अब तक आप अगर मूर्तियों को देखें तो भारत में कलाकारों ने मानवीय भाव को उकेरा है और तमाम प्राचीन मूर्तियां हैं जो निर्वस्त्र हैं। और तब के सामंती समाज में भी कलाकारों पर इस बात को लेकर हमले नहीं हुए। क्या भारतीय संस्कृति में हर संस्कृति की तरह ही स्याह और सफेद पक्ष नहीं है? उत्तर होगा बेशक है। एक सही अग्रगामी समाज में परंपरा के प्रति रूढ़ दृष्टि की जगह उससे सीखने और गलत चीजों को छोड़कर सही तर्कसंगत विचारों को अपनाने से समाज आगे बढ़ता है। अगर इसी भारतीय समाज में एक बड़े तबके को अछूत के नाम पर मानवीय गौरव से वंचित कर दिया गया था, तो इसी समाज में आजादी की लड़ाई के समय हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी विरासत भी इसी भारतीय समाज की देन है। वर्तमान हिंदुस्तान सभी कौमों के मेहनतकश सपूतों की अकूत कुर्बानी के कारण औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हुआ था। ये एक साझी संस्कृति और साझी विरासत है, किसी संघी भाजपाई की अलगाववादी दंगाई संस्कृति नहीं। प्रेमचंद ने कहा था कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है। संघ क्या वही नहीं कर रहा है? दरअसल आरएसएस की संस्कृति भारतीय समाज के सच्चाई पर नहीं बल्कि दंगों और फूट डालने पर टिकी हुई है। गुजरात के दंगे हो या मुजफ्फरनगर दंगा हो, ये लोगों के बीच जहर घोलने के काम को हर जगह अंजाम देते हैं और आज ये लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अभी हाल में जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगाने में इसी संघ के संगठनों का नाम सामने आया है। मुंबई बम धमाकों में मारे गए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के परिवार को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ रुपए सहायता का ऐलान किया था, परंतु करकरे के परिवार ने सख्ती से मोदी के इनाम को ठुकरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल सितंबर 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट की जांच दल में हेमंत करकरे शामिल थे और इस जांच में हिंदुत्ववादियों का हाथ होने की बात आने पर इन ताकतों ने करकरे के खिलाफ दुष्प्रचार तेज कर दिया था। इस मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा सिंह का हाथ होने की बात कही गई। वो लंबे समय तक भगवा गिरोह के विद्यार्थी संगठन एबीवीपी से जुड़ी थी। साध्वी प्रज्ञा के बचाव में देर सवेर पूरा संघ परिवार और अनुसंगी संगठन आ गए थे। खुद आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जांच को ही प्रायोजित करार दिया था और एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे के खिलाफ हिंदुत्ववादी गिरोह ने कीचड़ उछालने की मुहिम छेड़ दी थी। करकरे इस सबसे परेशान थे और उसी शाम वे महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आर पाटिल से मिलकर कहीं और अपने तबादले की बात कर रहे थे। भाजपा करकरे के खिलाफ इस मुहिम में खुलकर उतर आई थी और जिस दिन मुंबई हमले में करकरे मारे गए, उसी दिन भाजपा शिवसेना उनके खिलाफ अपने बंद का आयोजन करने वाली थी, जिसे उसने वापस ले लिया। मालेगांव ब्लास्ट के दौरान जिस अभिनव भारतीय संगठन का नाम सामने आया, उसके पीछे वीडी सावरकर द्वारा स्थापित इसी नाम की संस्था की प्रेरणा थी। इसका अध्यक्ष पद जिस हिमानी सरकार ने संभाल रखा था, वो वीडी सावरकर के भाई नारायण सावरकर की पुत्रवधू और नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की बेटी है। 6 अप्रैल 2006 को आरएसएस के एक पुराने कार्यकर्ता के घर पर बने गोदाम में बम बनाते समय विस्फोट हो गया, जिसमें 2 आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए। धीरे धीरे जांच के दौरान एटीएस ने उस व्यापक साजिश को बेनकाब कर दिया, जिसके तहत सामान्यतः मुसलमानों जैसी पोशाक पहनकर और नकली दाढ़ी लगाकर मुसलमान जैसा वेश बनाकर मस्जिदों आदि में बम विस्फोट की योजना बनाई गई थी। वास्तव में मालेगांव विस्फोट में ऐसी ही नीति अपनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसी तमाम घटनाएं, चाहे वो हैदराबाद में मक्का मस्जिद का हो, दिल्ली में जामा मस्जिद का हो, अजमेर शरीफ दरगाह या समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोटों से हो, इनकी जांच इसलिए नहीं सुलझाई जा सकी कि इनमें आतंकवाद के हिंदुत्ववादी स्रोतों की ओर से आंख मूंद ली गई थी। गुजरात में 2002 में हुए मुसलमानों के नरसंहार के स्टिंग ऑपरेशन को तहलका ने 2007 में सबके सामने रखा, जिसमें इस नरसंहार में यह सच्चाई सामने आई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस घटना को अंजाम दिया था। यही नहीं,
कत्लेआम की योजना और नरसंहार का मंसूबा जो संघ ने अपने गुरु हिटलर और मुसोलिनी से सीखी थी, उसकी जुगत में यह अपने जन्मकाल से ही लगा रहा है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले गृह सचिव राजेश्वर दयाल ने अपनी आत्मकथा में एक ऐसी ही घटना का खुलासा किया, जिसमें आजादी के बाद किस तरह से आतंकी घटनाओं को संघ अंजाम देने की कोशिश करता रहा है का जिक्र है। राजेश्वर दयाल ने लिखा है कि जिन दिनों सांप्रदायिक तनाव अभी भी पराकाष्ठा पर था, पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक बी जेटली बेहद गोपनीयता से मेरे घर पर आए, जो अच्छी तरह से ताला लगे 2 लोहे के संदूक लाए थे। जब वे संदूक खोले गए तो उनमें प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी जिलों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले एक कायरतापूर्ण षड्यंत्र के निर्विवाद प्रमाण थे। वे संदूक ऐसे नक्शों से खचाखच भरे हुए थे जिनमें बड़े पेशेवराना और त्रुटिहीन तरीके से उस विशाल क्षेत्र के हर गांव और कस्बे का मानचित्र था और मुस्लिम इलाके और बस्तियों की स्पष्ट निशानदेही की गई थी, जो एक आपराधिक उद्देश्य की तरफ साफ तौर पर इशारा करती थी। समय समय पर आरएसएस के अड्डों पर मारे गए छापों से इस बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो पाया था। ये पूरी योजना संगठन के मुखिया के निर्देशों और देख रेख में बनाई गई थी। मैंने और जेटली दोनों ने मुख्य आरोपी श्री गोलवलकर की फौरन गिरफ्तारी पर जोर दिया, जो उन दिनों उसी क्षेत्र में थे। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो पाई और गोलवलकर खबर लगते ही दक्षिण की तरफ निकल गए। ये साफ दिखाता है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन नहीं, बल्कि आतंकी गतिविधियों और हत्याओं में लिप्त संगठन है। आरएसएस के बारे में एक रिपोर्ट जो संभवतः गांधी जी की हत्या के बाद आई थी, में लिखा गया है कि 1. आरएसएस ने नागपुर में एक तरह की 22 स्काउट आंदोलन की शुरुआत की। धीरे धीरे ये एक हिंसक प्रवृत्ति वाले सांप्रदायिक सैन्यवादी संगठन में बदल गया। 2. आरएसएस शुद्धतः महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का संगठन रही है। सीपी यानी मध्य प्रांत और महाराष्ट्र के अधिकांश लोग गैर ब्राह्मण महाराष्ट्रीय हैं और उनकी इससे कोई सहानुभूति नहीं है। 3. दूसरे प्रांतों में भी प्रमुख संगठनकर्ता और पूर्णकालिक कार्यकर्ता अनिवार्यतः महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ही पाए जाते हैं। 4. अंग्रेजों के हटने के बाद महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आरएसएस के जरिए भारत में पेशवा राज स्थापित करने का स्वप्न देखते रहे हैं। आरएसएस का झंडा पेशवाओं का भगवा झंडा है। महाराष्ट्रीय शासक जो अंग्रेजों से पराजित होने वाले अंतिम शासक थे और इसलिए भारत में अंग्रेजों के राज के अंत के बाद महाराष्ट्रियों को ही राजनीतिक सत्ता सौंपी जाए। 5. आरएसएस गुप्त और हिंसक तरीके अपनाता है जो फांसीवाद को प्रोत्साहित करते हैं। सत्यनिष्ठ साधनों और संवैधानिक तरीकों का कोई आदर नहीं होता। 6. संगठन का कोई संविधान नहीं है। इसके लक्ष्य और उद्देश्यों को कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। आम लोगों को सामान्यतः बताया जाता है कि इसका उद्देश्य केवल शारीरिक प्रशिक्षण है, लेकिन असली उद्देश्य आरएसएस के आम सदस्यों को भी नहीं बताए जाते। केवल भीतरी सर्किल को ही विश्वास में लिया जाता है। 7. संगठन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई विवरण नहीं है, न ही कोई सदस्यता रजिस्टर है। आमदनी और खर्च का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए संगठन के मामले में आरएसएस एकदम गुप्त संस्था है। स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, सरदार पटेल पत्र व्यवहार, माइक्रोफिल्म, रोल संख्या 3, आरएसएस पर एक टिप्पणी, दिनांक रहित। ऐसी तमाम घटनाएं चाहे वो पीछे की हो या अभी की, ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि धर्म और संस्कृति की दुहाई देने वाले आरएसएस की संस्कृति दंगों और नरसंहार से अपने नापाक मंसूबों अर्थात एक कट्टरपंथी फांसीवादी राज्य की स्थापना है, जिसमें जनता के मूलभूत अधिकारों को छीनकर पूंजीपतियों की सेवा करते हुए खुद भी मलाई लूटे। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट janchetnabooks.org पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस किताब की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें।
आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य